Hello everyone. So now we will be starting a CMA Intermediate Fast Track Revision sessions for the term June 2026. Okay. Today we will be covering a small topic in Income Tax Act, that is residential status and scope of total income. Okay. So we will be covering up first of all the concepts. Okay, and then afterwards we will be taking up some important questions of this chapter. ओके सो दैट आपको एग्जाम में इस चैप्टर के रिलेटेड एकदम बराबर से एकदम अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में इनकम टैक्स के अंदर जो भी पर्सन डिफाइन किए गए हैं, क्या वो पर्सन रेसिडेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे या नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ओके वो इस चैप्टर से हमें समझ आएगा. उसके बाद हम जो सेक्शन 5 पढ़ेंगे दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि रेसिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और नॉन रेसिडेंट्स की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट टेक आइडिया ऑन हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन्स डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके सो पर्सन्स के डेफिनेशन में हमें सभी पता है कि इंडिविजुअल इंक्लूड होता है, एचयूएफ इंक्लूड होता है, एओपी, बीओआई, कंपनी एक्सेट्रा सारे ही जो पर्सन्स हैं इसमें डिफाइन किए गए हैं इन इनकम टैक्स एक्ट. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फोकस होगा इंडिविजुअल के ऊपर. ओके एवरीवन नोस कि इंडिविजुअल में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के अलावा रेसिडेंट के अंदर और फर्दर कैटेगराइज किया गया है ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही ये कैटेगरी आती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की. ओके ऑलराइट, बट जो कंपनी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा ये सारे जने इसमें सिर्फ या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है. ओके सो लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 1. ओके इंडिविजुअल कब रेसिडेंट माना जाएगा. ओके सो एकदम बेसिक सी चीज है, सिर्फ दो कंडीशंस डिफाइन की गई है, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप इंडिया के रेसिडेंट माने जाओगे. तो क्या वो कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन क्या है? he must be in India for a period of 182 days or more. 182 दिन या उससे ज्यादा 182 डेज में भी वो रेसिडेंट गिना जाएगा. ओके वो इंडिया में होना चाहिए. उसका परमानेंट स्टे 182 डेज के लिए कंटिन्यूस स्टे जरूरी नहीं है. वो भले इंडिया में घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. उसका इंडिया के अंदर स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? रेसिडेंट कहेंगे. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी और एक कंडीशन है जो आप सेटिस्फाई करके रेसिडेंट कहला सकते हैं. क्या है वो दूसरी कंडीशन? इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर. ओके 60 दिन या उससे ज्यादा है. एंड इसके साथ साथ 60 डेज के साथ साथ करंट ईयर में, ये जो 60 डेज है कब के हैं? इन द करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में. ओके एंड उसका पीरियड ऑफ डेज पिछले 4 सालों में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो रही है तो भी वो पर्सन, वो भी इंडिविजुअल क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये कंडीशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन द करंट ईयर शुड बी 60 डेज और मोर, प्लस पिछले 4 सालों में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या माने जाओगे? रेसिडेंट माने जाओगे. इज दैट क्लियर गाइस? ओके सो सिंपल 6(1) ने इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट के कंडीशंस डिफाइन की गई है. दो ही सिंपल कंडीशन है, या तो 182 डेज और मोर. अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. इज दैट क्लियर? बट हाँ, ये जो सेक्शन 6(1) मतलब जो सेकंड कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होती है. कौन से वो केसेस है? अब ध्यान देना. ओके अब जो हम पढ़ने वाले हैं उनके लिए 6(1) एप्लीकेबल नहीं है. उनको सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी अगर उन्हें रेसिडेंट मनाना है या रेसिडेंट मानना है तो किन के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? तो सबसे नंबर 1 पॉइंट, एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया. इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया. इंडियन सिटीजन का मतलब रेसिडेंट नहीं होता है गाइस. सिटीजनशिप ऑफ इंडिया
जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है उन्हें हम इंडियन सिटीजन कहते हैं, और वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर आप इन दो पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ओके, तो आपको ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। आपको जबरदस्ती यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर आपको रेसिडेंट कहलाना है तो। इज दैट क्लियर? किन के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं? वापस आई एम रिपीटिंग, इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ही नहीं होता है, बिजनेस भी इंक्लूडेड है इसमें। इज दैट क्लियर? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज लिविंग इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। ओके, तो इन दोनों कैटेगरी के पर्संस के लिए ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, और किसको अप्लाई नहीं होगी? कोई इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है गाइस? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, ओके, तो उन केस में आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट पे आ रहा है इंडिया में, किस पे आ रहा है? विजिट पे आ रहा है, और उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख या उससे कम है, उनके लिए भी ये सेकंड कंडीशन, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। उनको भी सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर उन्हें रेसिडेंट कहलाना है तो। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, सो वन सेकंड रिपीटिंग, ये सेक्शन 61C जो सेकंड कंडीशन है वो दो जनों को अप्लाई नहीं होती है। कौन कौन है वो दो लोग? इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, और दूसरा इंडियन सिटीजन प्लस या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में से कोई भी एक जो विजिट पे आ रहा है, इंडिया में विजिट पे आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, ओके, इंडिया में विजिट पे आ रहे हैं, ओके, और उनकी जो टोटल इनकम है फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख या उससे कम है, ओके, तो उन केसेस में भी ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इज दैट क्लियर? फिर एक और चीज हमें इसमें पढ़नी है, ये जो सेक्शन 61C है कुछ पर्संस के लिए मॉडिफाई होगी, चेंज होगी। अब वो किसके लिए चेंज होगी भाई? मॉडिफाई कंडीशन किसके लिए होगी? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट पे आ रहा है, ओके, और उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, ओके, कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, उनकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। इसमें था लेस देन 15 लाख, इसमें था मोर देन, लेस देन इक्वल टू 15 लाख है, इसमें मोर देन 15 लाख है। उस केस में उनके लिए वो जो सेकंड कंडीशन है 61C है, उसमें यहाँ पे 60 डेज की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 120 डेज। ये 60 डेज की जगह कंडीशन मॉडिफाई हो जाएगी, 120 डेज हो जाएगी, बाकी सब सेम है, ओके। तो इसका मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो विजिट पे इंडिया में आ रहे हैं और आपके इनकम फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको 61C अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे 60 की जगह हमें क्या ले लेना है? 120 ले लेना है। इज दैट क्लियर? एंड इन केस आपका ये मॉडिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो आप रेसिडेंट तो माने जाओगे, लेकिन ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। रेसिडेंट तो माने जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, अभी तक सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा है गाइस, कोई अभी तक आई डोंट थिंक आपको डाउट होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो हमने सेक्शन 61A पढ़ लिया, 61C पढ़ लिया, ये कंडीशन किसको अप्लाई नहीं होती है वो दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए, प्लस मॉडिफाइड कंडीशन, वो जो कंडीशन मॉडिफाई किन के लिए होती है? पीआईओ इंडियन सिटीजन जो विजिट पे आ रहा है जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 60 दिन की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 120 डेज, और हमेशा वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ऑलराइट गाइस, ओके, देन कम्स 61A डीम्ड रेसिडेंट, इसको हम स्टेटलेस पर्सन भी बोलते हैं, ओके, जिसका कोई कहीं डोमिसाइल है ही नहीं, ओके। तो इन केस में डीम्ड रेसिडेंट किनको मानना है भाई? सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन है, प्लस उसका जो टोटल इनकम है फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, और वो कोई भी कंडीशन 61 की कहीं सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। 61 लिखा है मैंने, 61A या 61C ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 61 लिखा है, 61 की कोई कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड वो टैक्सेबल भी नहीं है कोई भी और कंट्री में या टेरिटरी में बिकॉज ऑफ हिज रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और
रेसिडेंट इधर उधर घूमता फिरता रहता है तो वो कहीं पे भी टैक्सेबल ही नहीं हो रहा है, कोई भी कंट्री टेरिटरी में टैक्सेबल ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस बंदे को हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। और ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूं, सिटीजन इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, कोई भी कंडीशन 6(1) की सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, प्लस कोई भी और कंट्री टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस। ओके, उस केस में हम उसको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे, बट ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो सेक्शन 6(1) ए अभी तक पढ़ा है हमने। अब हम कब से पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए हमें एडिशनल 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ओके, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे, नहीं तो आप क्या गिने जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, मैं वापस से बता देता हूं, ये वाली जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, कंपनी, एओपी, बीओआई फर्म, उनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी जैसा शब्द ही नहीं, उनके लिए सिर्फ रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, तो क्या एडिशनल कंडीशन है, ऑर्डिनरी कहलाने के लिए 2 और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, क्या है, चलो देखते हैं। He must be resident in India as per 6(1) in at least 2 out of 10 immediately preceding previous year. ओके, लास्ट 10 सालों में से कोई भी 2 साल में ही मस्ट बी अ रेसिडेंट एज पर 6(1). अब यहीं पे काम खत्म नहीं होता है, एंड लिखा है, क्या लिखा है, एंड उसका इंडिया में स्टे इट मस्ट बी 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 immediately preceding previous year। ये ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिने जाओगे, नहीं तो अदरवाइज यू विल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ये एडिशनल कंडीशन 6 में लिखी गई है गाइस। ओके, वापस से आई एम रिपीटिंग 6 में 2 कंडीशंस क्या है, आप कोई भी लास्ट 10 सालों में से कोई भी 2 साल में रेसिडेंट होने चाहिए एज पर 6(1), प्लस आपका पीरियड ऑफ स्टे 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे, नहीं तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6(1) ए, सेक्शन 6 हमने कवर किया है। अब सिंपल सेक्शन है आगे, एचयूएफ के लिए, कंपनी के लिए, यूपी के लिए, बीओआई के लिए, उन सब के लिए रेसिडेंसी स्टेटस कैसे डिफाइन किया जाता है, तो लगभग सभी केसेस में उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है। तो एचयूएफ के बारे में बात करते हैं। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओके होली या तो पार्टली इंडिया में, कहां पे है, इंडिया में, तो क्या माना जाएगा, हमेशा रेसिडेंट, और पूरा ही आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? पूरा आउटसाइड इंडिया है तो ही नॉन रेसिडेंट, बाकी रेसिडेंट है। अच्छा, एचयूएफ में सर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी भी तो आता है, तो उसका कैसे चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए आपको किसका स्टेटस चेक करना है, कर्ता का स्टेटस चेक करना है। कर्ता का स्टेटस आप देखिए, कर्ता अगर ऑर्डिनरी में फॉल कर रहा है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिनी जाएगी, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिनी जाएगी। इज दैट क्लियर? सेक्शन 6(2). 6(4) में फर्म, एओपी, बीओआई के लिए बात करी गई है, उसमें भी सेम ही है, कंट्रोल मैनेजमेंट अगर होली पार्टली इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया पूरा तो नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? फिर कंपनी का केस आता है। कंपनी में सिंपल सी चीज, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या तो कोई इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट। ओके, या तो कंपनी का पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको आप इन डिटेल फाइनल में पढ़ोगे, ये पोयम कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आपका इंडिया में है तो आप क्या गिने जाओगे, रेसिडेंट गिना जाओगे। ये ध्यान रखिएगा गाइस, हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर रहे हैं। एग्जाम के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसका मैं कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, उसके मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड ही हमें रिवीजन रखना है, तो एग्जाम से पहले एकदम फटाफट से रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो रेसिडेंट तभी गिने जाएंगे अगर वो इंडियन कंपनी है या तो उसका पोयम इंडिया में है, अदरवाइज क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अपना कंप्लीट होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और रूल मुझे पढ़ना है, रूल 126। ओके, ये जो मेंबर ऑफ इंडियन क्रू ऑफ इंडियन शिप होते हैं, ओके, तो उनके लिए एक एडिशनल रूल है कि वो जो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, ओके, तो उनका जो पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ इन सीडीसी
CDC इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो उनको एप्लीकेबल होता है। तो वो CDC में उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और उनका डेट ऑफ साइनिंग ऑफ है, उस पीरियड, वो जो पीरियड है वो हमेशा इंडिया से एक्सक्लूड आपको करना है। क्या करना है? इंडिया से एक्सक्लूड। ऐसा मानना है कि उस पीरियड के लिए जिस दिन उन्होंने सर्टिफिकेट पे साइन किया, ओके, फॉर ज्वाइनिंग, एंड जिस दिन साइन किया फॉर साइनिंग ऑफ, उन दोनों दिन को प्लस उनके बीच के दिन को, सबको इंडिया के बाहर आपको गिनना है। इज दैट क्लियर? ओके, वो इंडिया में थे ही नहीं। ओके, बट वॉयज एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल वॉयज का मतलब सिंपल है, या तो इंडिया से वॉयज स्टार्ट हो रही है, या तो इंडिया में एंड हो रही है। इज दैट क्लियर? और वॉयज गुड्स की भी हो सकती है, पैसेंजर की भी हो सकती है, और इंडियन शिप का मतलब भी वही हुआ, इंडिया से स्टार्ट हो रही है, इंडिया पे खत्म हो रही है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है, बस ध्यान रखना अगर कहीं पे कोई पॉइंट में आ जाए तो। ओके, ऑल राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। भाई स्कोप ऑफ टोटल इनकम में एक चीज एकदम सिंपल जो आपको दिमाग में रखना है, क्या? अगर इनकम इंडिया में आई है, इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, सभी के लिए टैक्सेबल। एक्रू हुई है इंडिया में, सभी के लिए टैक्सेबल। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी सबके लिए टैक्सेबल। डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया है तो भी सबके लिए टैक्सेबल। अब ये डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए लेर्न भी नहीं, बट एक बार पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। इज दैट क्लियर? रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल। अच्छा, ये रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? देखो, रिसीव्ड इन इंडिया में सबसे मेन चीज तो आपको क्या देखनी है कि रिसिपिएंट ने सबसे पहले जो मनी वो अपने कंट्रोल में लिया, वो कहां लिया, उसको रिसिप्ट बोलते हैं। अगर वो इंडिया में मनी, पैसा इंडिया में पहली बार आया था, पहली बार मतलब पहली बार ही डायरेक्टली उसका पैसा, वो ट्रांजेक्शन जो भी हुआ हो, उसका पैसा वो कंट्रोल में इंडिया में आया, ओके, तो वो रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। मान लो आया जापान में, रिसीव जापान में हुआ, फिर बाद में आपने रेमिट किया इंडिया में, तो रेमिटेंस नहीं देखा जाता है, उसका फर्स्ट इंस्टांस ऑफ रिसीट देखा जाता है रिसीव्ड इन इंडिया के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना गाइस, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। तो रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल, एक्रू इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल, ओके, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल, डीम टू एक्रू इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल। ये दोनों पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, ये सब के लिए हमेशा क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। कुछ दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर इनकम एक्रू हुई है आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू हुई है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, मतलब इनकम एक्रू तो बाहर हो रही है, बट उसका जो बिजनेस है वो सेटअप इंडिया में हुआ है, या बिजनेस कैरीड इंडिया से हो रहा है, या तो प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हुआ है, ओके, तो दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द रेसिडेंट्स, नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। ये जो दो कॉलम मैंने बनाए, ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए है, ये रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। तो रेसिडेंट के लिए अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप या कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट्स के लिए टैक्सेबल है, ओके, और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, भले वो एक्रू आउटसाइड इंडिया है, भले वो एक्रू आउटसाइड इंडिया है। इज दैट क्लियर? और अगर एक्रू आउटसाइड इंडिया है, बट जो सेटअप या कंट्रोल है वो भी आउटसाइड इंडिया से ही हो रहा है, ओके, वो भी आउटसाइड इंडिया से ही हो रहा है, तो जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, उसके लिए भी वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा, रेसिडेंट्स के लिए तो सारी की सारी इनकम, ग्लोबल इनकम, सारी की सारी इनकम रेसिडेंट्स के लिए ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ऑलवेज ग्लोबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल होती है, ठीक है, ऑलराइट। बट कभी कभी एक्रूड आउटसाइड इंडिया है और सेटअप बिजनेस भी बाहर से हुआ है, सेटअप या बिजनेस का जो सेटअप है वो बाहर हुआ है, प्रोफेशन बाहर कब कैरी कर रहे हो, ओके, उस केस में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बच जाएगा, ओके, उनके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो बस आपको ये इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें आपकी लॉजिक से, लॉजिकली इसको दिमाग में रखो, 100% ये स्कोरिंग पॉइंट है, 100%। रिसीव्ड इन इंडिया दिखे सबके लिए टैक्सेबल, एक्रू इन इंडिया दिखे सबके लिए टैक्सेबल, डीम टू रिसीव, डीम टू एक्रू सबके लिए टैक्सेबल, ओके। अब डीम टू रिसीव्ड क्या होता है, डीम टू एक्रू क्या होता है, हमें पढ़ना बाकी, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक्रू आउटसाइड इंडिया है, बट सेटअप इंडिया से हुआ है, ओके, बिजनेस का या प्रोफेशन का सेटअप इंडिया से हुआ है, तो रेसिडेंट्स के लिए वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के टैक्सेबल नहीं है, ओके। बट सेटअप भी बाहर ही हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या वो टैक्सेबल नहीं है। रेसिडेंट के तो आपको पता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारी की सारी ग्लोबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल होती है। इज दैट क्लियर गाइस? अब एक एक करके सारे पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने वो हम पढ़ते जाते हैं कि डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है। देखो, ज्यादा एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है,
तो बस आप पॉइंट को एक बार देख सकते हो क्या क्या लिखा है। एनुअल एक्रीशन हुआ है आरपीएफ के बैलेंस में, आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, हमें पता है कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है अप टू 12% ऑफ सैलरी तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो 12% से ज्यादा सैलरी का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर का आया है, ओके, तो वो टैक्सेबल, तो वो माना जाएगा डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया और वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है, क्योंकि 9.5% तो एग्जेम्प्ट है, 9.5% से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर एनपीएस में, जिसका रिडक्शन आपको 80CCD2 में मिलता है। ओके, वो भी आपका क्या है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में इंक्लूड होगा। टीडीएस अगर आपका कटा है तो वो भी डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया में इंक्लूड होगा, एज इनकम माना जाएगा। और कोई भी अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस से आपको इनकम अगर जनरेट हुई है तो उसको भी हम गिनेंगे कि इट इज डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। इज दैट क्लियर? तो 5 पॉइंट्स है, इनका इन डिटेल एनालिसिस आप लोग फाइनल में करोगे, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इन पॉइंट को अभी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है? ऑलराइट, तो नाउ भाई देखो, इनकम आपको अराइज हुई है फ्रॉम एनी कनेक्शन इन इंडिया। अब कनेक्शन क्या क्या हो सकता है? कोई बिजनेस कनेक्शन है आपका इंडिया में, ओके, या तो कोई प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम है आपका इंडिया में, ओके, या तो आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है जो इंडिया में सिचुएटेड थी। आपने क्या किया है? ट्रांसफर की है कैपिटल एसेट जो कहां सिचुएटेड थी? इंडिया में। ओके, तो उनसे जो भी इनकम हुई है हमेशा क्या मानी जाएगी? इट इज इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, अच्छा, इन पॉइंट्स को हमेशा है ना एक दिमाग में रखने का, नॉन रेसिडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने का। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा इन चीजों को सोचो। ओके, बिकॉज रेसिडेंट के लिए तो वैसे भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ओके, नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कोई कनेक्शन इंडिया के कनेक्शन में, इंडिया में कोई भी कनेक्शन से आपको अगर इनकम जनरेट हुई, वो बिजनेस कनेक्शन हो, कोई प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है, कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपने कहीं पे इंडिया में पैसा लगाया है, उससे आपको पैसा जनरेट हो रहा है, नॉन रेसिडेंट को जनरेट हो रहा है पैसा। नॉन रेसिडेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई भी इनकम आ रही है। नॉन रेसिडेंट का कोई आदमी है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उसके बिहाफ पे एजेंट। ओके, नॉन रेसिडेंट ने कोई कैपिटल एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड थी उसको ट्रांसफर किया, तो सारा का सारा इनकम माना जाएगा कि इट इज बिन एक्रूड इन इंडिया। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडिया में सैलरी अर्न हुई है फॉर एनी सर्विसेज रेंटेड इन इंडिया, ओके, तो ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया माना जाएगा कि बिकॉज इट इज एक्रूइंग इन इंडिया। या तो गवर्नमेंट से किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी मिल रही है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। भाई सर्विसेज तो बाहर रेंडर किया ना, ओके, तो एक्रू इंडिया से बाहर माना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को सैलरी दिया फॉर रेंडरिंग एनी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उसको भी माना जाएगा कि इट हैज बीन डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है, कभी भी इंडियन कंपनी वो डिविडेंड दे रही है कभी भी, तो हमेशा मान लेने का क्या है, इट इज बिन इनकम एक्रूड और राइज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। डिविडेंड दिया इंडियन कंपनी ने, ऑलवेज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। अब भाई एक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आपको ये गिफ्ट मिलता है इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर आपको, अब आपको हमेशा क्या सोचने का इस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट के लिए, नॉन रेसिडेंट को कभी गिफ्ट मिला, ओके, गिफ्ट मिला, नॉन रेसिडेंट को मिला, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को मिला, या तो फॉरेन कंपनी को मिला। ओके, गिफ्ट आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, इससे मिला फ्रॉम अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट ने कोई नॉन रेसिडेंट को, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को या तो फॉरेन कंपनी को गिफ्ट दिया है, तो रिसिपिएंट के लिए वो इनकम मानी जाएगी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेट्स से आई एम रेसिडेंट, ओके, मेरा कोई फ्रेंड है तो नॉन रेसिडेंट है, जापान में रहता है, ओके, मैंने उसको गिफ्ट में भेज दिया कुछ पैसा, आउटसाइड में कुछ गिफ्ट दे दिया बाहर, तो जापान वाले फ्रेंड के लिए वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। उसके लिए वो इंडिया में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जापान वाले फ्रेंड को। इज दैट क्लियर? मैं रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ओके, आराम से इसको समझना, बहुत इजी चीज है और बहुत लॉजिकल चीज है। ओके, सबसे पहली बात होगी इंटरेस्ट की। अब पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेना यहां पर, ये जो इंटरेस्ट है, ओके, लेट्स से
एक रेसिडेंट, मान लो एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट को लोन दिया, क्या दिया? लोन। अब ये लोन देगा नॉन रेसिडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को क्या चुकाएगा? इंटरेस्ट चुकाएगा। क्या चुकाएगा? इंटरेस्ट। ओके, ऑलराइट। तो मैं यहां जो ये इंटरेस्ट जो नॉन रेसिडेंट को दिया जा रहा है ना, ये जो इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट को दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है कि नॉन रेसिडेंट के लिए इस इंटरेस्ट का क्या है। इज दैट क्लियर? ओके, तो भाई एक एक करके खरीद समझना। सबसे पहले अगर वो इंटरेस्ट किसने पे किया है? गवर्नमेंट ने पे किया है। किसने पे किया है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट पे किया, मतलब यहां पे नॉन रेसिडेंट ने जो लोन दिया था रेसिडेंट को नहीं दिया था, किसको दिया था? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देगी, ऑलराइट। तो हमेशा जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया है, भले वो कोई भी पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूटिलाइज करे, हमेशा वो जो इंटरेस्ट का इनकम है नॉन रेसिडेंट के लिए हमेशा क्या माना जाएगा? डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट के लिए वो इंटरेस्ट हमेशा क्या माना जाएगा? डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, बिकॉज इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट वो गवर्नमेंट है, तो पैसा गवर्नमेंट तो इंडिया में लगाएगी ना कहीं। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां पे कोई सोर्स की बात नहीं कही गई। गवर्नमेंट को आपने इंटरेस्ट पे किया, गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट पे किया, इसका मतलब 100% गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फंड इंडिया में यूज किया होगा। ओके, इसलिए उसका इंटरेस्ट जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए हमेशा डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। लॉजिकली दिमाग में याद रखना। ओके, अब मान लो ये जो इंटरेस्ट पे किसने किया है? रेसिडेंट ने पे किया, जो अपना केस था। ऑलराइट, रेसिडेंट ने पे किया। ओके, तो रेसिडेंट ने अगर इंटरेस्ट पे किया तो वो नॉन रेसिडेंट के लिए वैसे तो हमेशा क्या माना जाएगा? डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसका। क्या है एक्सेप्शन? वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, सुन लेना अच्छे से कान खोलकर। रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया है, वो इंटरेस्ट हमेशा नॉन रेसिडेंट के लिए डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया ही माना जाएगा। बट इसका क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो रेसिडेंट ने ये जो लोन का अमाउंट है, कोई बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया में उसमें उस पैसे को यूज किया है, या तो कोई सोर्स ऑफ इनकम जो आउटसाइड इंडिया है उसने उस पैसे को लगाया है आउटसाइड इंडिया के सोर्स में पैसा कमाने के लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, वो रेसिडेंट ने पैसा बिजनेस प्रोफेशन जो इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, वहां पे वो पैसा लगाया, या तो कोई सोर्स ऑफ इनकम जो बाहर से जनरेट हो रही है, ओके, कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट किया है पैसों का। अरे में पॉइंट, कहीं बाहर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया या तो खुद का बिजनेस ओपन किया जो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और टैक्सेबल नहीं होगा मतलब वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ओके, वो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, तो वो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगा। अरे घड़ी में पॉइंट वापस बता रहा हूं भाई, लोन जो दिया नॉन रेसिडेंट ने, उसके ऊपर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को क्या दिया? इंटरेस्ट। तो जनरली टैक्सेबल ही होता है, बट एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? रेसिडेंट ने वो पैसे को कोई बाहर के बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया, या तो कोई बाहर के इनकम सोर्स में लगा दिया। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, एंड नेक्स्ट, अगर ये लोन नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को ही दिया गया था, इसको नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को ही ये लोन दिया गया था और नॉन रेसिडेंट ने ही पैसा चुकाया, तो जनरली तो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस है जिसमें टैक्सेबल होगा। कब होगा? अब सिंपल सी लॉजिकल बात है, और नॉन रेसिडेंट ने वो लोन को इंडिया के कोई बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया हो, इंडिया के कोई बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया। इसमें कोई इनकम सोर्स कमाने वाला पॉइंट इसमें आएगा नहीं, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं है, ध्यान रखना गाइस। गलती से भी कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए अगर नॉन रेसिडेंट ने लगाया होता ना पैसा, ओके, तो डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया माना नहीं जाता है। इसलिए मैंने जो पॉइंट लिखे बहुत ध्यान से पढ़ना गाइस, बहुत अच्छे से उसको मैंने लिख के रखा है, ठीक है? ऑलराइट, इज दैट क्लियर? नॉन रेसिडेंट अगर दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है, टैक्सेबिलिटी तभी आएगी जब वो नॉन रेसिडेंट ने वो लोन को बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया के पर्पस में लगाया। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, ऑलराइट, मतलब सिंपल सी बात है, पर्सन ए जो भी नॉन रेसिडेंट है जापान का है, पर्सन बी मान लो जो ऑस्ट्रेलिया का है, ओके, बी ने ए को लोन दिया, ए ने बी को इंटरेस्ट पे किया, बट ए ने जो पैसा लगाया था लोन का वो इंडिया में लगा दिया, इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो बी वाला है जो कोई दूसरे कंट्री में लोकेटेड है, उस बी के लिए ये इंटरेस्ट इंडिया में एक्रू हुई ऐसा माना जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सिंपल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नाउ इंटरेस्ट के जैसे ही 2 पॉइंट और है, रॉयल्टी और एफटीएस, लास्ट पॉइंट्स, रॉयल्टी और एफटीएस। अब रॉयल्टी एफटीएस में क्या है, वो सेम ही है भाई। गवर्नमेंट ने रॉयल्टी पे की नॉन रेसिडेंट को, ऑलवेज नॉन रेसिडेंट के लिए वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, पर्पस कोई भी। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, रेसिडेंट ने वो रॉयल्टी का चार्ज पे किया, रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी का चार्ज पे किया, या तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे की, बट वो जो सर्विसेज है, ओके, मान लो कोई इंडिया के बाहर के बिजनेसेस या प्रोफेशन के लिए यूज हुई है, या तो बाहर, इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए यूज हुई है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर रेसिडेंट ने वो सर्विसेज को बाहर ही यूज कर लिया है, बाहर के बिजनेस प्रोफेशन के लिए, बाहर पैसा कमाने के लिए, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए। इज दैट क्लियर गाइस? ऑलराइट, एंड सेम अप्लाइज फॉर नॉन रेसिडेंट ऑल्सो। बट इस केस में नॉन रेसिडेंट ने अगर इंडिया के बिजनेस के लिए लगाया है, तो प्रोफेशन के लिए लगाया है, तो वो रॉयल्टी या तो वो एफटीएस वो मानी जाएगी डीम टू एग्रो राइज इन इंडिया, मतलब वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट के लिए, और एडिशनली कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए भी किया हो अगर उस नॉन रेसिडेंट ने, ओके, मानो कोई नॉन रेसिडेंट ने रॉयल्टी लिया है किसी से, ओके, वो रॉयल्टी की सर्विसेज या वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज हो रही है बिजनेस प्रोफेशन के लिए या कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए भी, ये वाला पॉइंट इसमें आ रहा है जो यहाँ पे नहीं था, ये ध्यान रख लेना, तो यहाँ पे नहीं था। आर में पॉइंट, ये एडिशनल पॉइंट है, पर वो किसमें है, सिर्फ रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में, इंटरेस्ट में वो पॉइंट नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? ऑलराइट, ओके, so this brings an end to the conceptual coverage of residential status and scope of total income. So लगभग हमने इस टॉपिक को हाफ एन आवर में कंप्लीट किया है, बट अभी हम स्टिल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 15-20 मिनट और, ओके, 15-20 मिनट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होगा। तो फास्टली फटाफट देख लेना, रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होगा, भाई 2 कंडीशन होती है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो रेसिडेंट माना जाएगा। कुछ केसेस में सेकंड वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है, वो क्या कंडीशन है, कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या तो कोई इंडियन सिटीजन है या पीआईओ है तो विजिट पे आ रहा है इंडिया में, ओके, एंड टोटल इनकम फॉरेन को छोड़कर 15 लाख से या उससे कम है, 15 लाख के उससे कम है, तो उनके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ओके, और कुछ के लिए मॉडिफाई भी होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने कवर करी है भाई, सिंपली क्विकली रिवीजन के लिए सबसे इफेक्टिव है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो एज वी प्रॉमिस्ड, लेट्स स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में अब के आ सकते हैं। हम सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा गया है ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करनी है इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ ही इज a resident or a resident, an ordinary resident and a non-resident. Is that clear? Okay. तो हमें ये सोच के कंप्यूट करना है कि या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या तो वो नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी का पूछा गया नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात की गई इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स और लिखा है 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। देखो भाई, रिसीव्ड इन इंडिया सोच के तो 100% वो रिसीव्ड, अगर कोई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है, ओके, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, तो ये जो 1/3 वाला पार्ट है, मतलब 21,000 में से आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट 7,000 पार्ट, 7,000 सभी के लिए टैक्सेबल होगा। और अब बात होती है बाकी की 14,000 की। तो बाकी का जो 14,000 का अमाउंट है, सिंपल है, ये 14,000 अगर मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में सोचूं तो उनके लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, 14,000 उनके लिए तो टैक्सेबल हो ही जाएगा, मतलब उनके लिए इन टोटल 21,000 टैक्सेबल हो गया। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए ये वाली जो 14,000 की इनकम है रिसीव तो हुई नहीं है, ना वो एक्रू हुई है, तो ये वाली 14,000 की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये सिर्फ 7,000 की इनकम टैक्सेबल होगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आएगा 21,000 और यहाँ पे आएगा 7,000। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया। मलेशिया में एग्रीकल्चरल लैंड है और यहां पे लिखा है रेमिटेड इन इंडिया। गाइस, रेमिटेड लिखा है, रेमिटेड, एक वर्ड होता है रेमिटर, एक वर्ड होता है रिसीव्ड।
रिसीव्ड होता ना तो सब के लिए टैक्सेबल होता, बट यहाँ लिखा है रेमिटेड, मतलब रिसीव पहले कहीं और हुआ है फिर उसके बाद वो ट्रांसफर की गई है। ओके, सो रेमिटांस के केस में जो नॉन रेसिडेंट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, बट रेसिडेंट के लिए तो ग्लोबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है, और इसलिए ये 51,000 रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए क्या रहेगी, ये नॉट टैक्सेबल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट, हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो पिछले साल रिसीव हुई थी अब रेमिट कर रहा हूं तो किसी के लिए टैक्सेबल ही नहीं होती है। ठीक है, पिछले साल अगर रिसीव हो गई होगी तो रेसिडेंट के लिए भी पिछले साल ही टैक्सेबल हो गया होगा। एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स नहीं लगा हुआ है, नहीं लगेगा। ये रिसीव्ड इन इंडिया में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रिसीव अगर एक बार रिसिप्ट पे टैक्स लग गया, एक बार रिसिप्ट पे टैक्स लग गया या तो एक बार एक्रूअल पे टैक्स लग गया तो वापस रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखा इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, बिजनेस दुबई में है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ओके, अब लिखा है ब्रैकेट में 20,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो भाई वापस से दो पार्ट हो गए इसके, जो 20,000 रिसीव हो गया है वो तो सभी के लिए टैक्सेबल है। अब बात आती है बाकी की 55,000 की, तो मैं अगर ये 55,000 की बात करूं रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो ये वाली तो टैक्सेबल हो ही जाएगी। दोनों इनकम, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब उनके लिए 75,000 टैक्सेबल होगी। बट अगर मैं नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये बिजनेस भी दुबई में है, कंट्रोल भले इंडिया से हो रहा है। ओके, इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल है, बट नॉट रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ ये 20,000 टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। यू कैन चेक द आंसर, यहाँ पे आएगा 75,000, यहाँ पे आएगा 20,000। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। भाई देखो, बिजनेस मुंबई में है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से कंट्रोल हो रहा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इनकम बिजनेस मुंबई में है तो एक्रूअल इंडिया में हो गया, एक्रूअल इंडिया में हो गया तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो 1,75,000 वाला इनकम है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अशोक। अब बात आ रही है इंटरेस्ट की, सेक्शन 9 आपको याद आया होगा। ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे अशोक के द्वारा, अशोक से हमें रिसीव हो रहा है। ओके, ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर द बिजनेस इन इंडिया। ओके, तो अब आपको इस केस में याद आनी चाहिए वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वाले पॉइंट की। ओके, तो उस केस में यहां पे ये कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, तो वापस मैं आपको याद दिला दूं, इंटरेस्ट। ओके, यहां पे अगर हम सबसे पहले बात करें, हम अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ये जो इंटरेस्ट है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए तो पहले केस ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ओके, और हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो हमारे लिए तो क्या होता है, ग्लोबल इनकम हमारे लिए क्या होती है, टैक्स होती है। ग्लोबल इनकम हमारे लिए क्या होती है, टैक्स होती है। तो उस केस में ये 35,000 तो 100% हमारे लिए क्या होगी, टैक्सेबल। ओके, बिकॉज ये ग्लोबल इनकम है तो रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमेशा क्या होगी, टैक्सेबल होगी। 35,000 तो क्लियर ही हो गया पॉइंट आपको। ओके, अब बारी आती है, अब अगर हम क्या होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते, कौन होते हैं हम, अगर नॉन रेसिडेंट होते तो भाई यहाँ पे सिंपल, ये जो इंटरेस्ट है वो पे कौन कर रहा है, एनआरआई पे कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पेड बाई है, पेड बाई कौन है, एनआरआई है। तो एनआरआई जब पे करता है इंटरेस्ट, ओके, वो टैक्सेबल तभी होगा, वो डीम टू एक्रूअल राइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब ये जो पेमेंट जिसने किया है वो लोन का पैसा कहाँ लगा रहा है, फॉर बिजनेस इन इंडिया। तो वहां पे अपन ने केस पढ़ा था कि अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया के लिए वो लोन को यूज कर रहा है ना, तो उस केस में जो एनआरआई को इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट भी देने वाला एनआरआई है और नॉन रेसिडेंट भी हमें इस केस में, क्योंकि दोनों केसेस हमें चेक करने हैं, हम अगर नॉन रेसिडेंट भी है तो हमारे लिए वाला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज जो एनआरआई हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है वो इस लोन के पैसे को इंडिया में एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है मैं वापस याद दिला दूं, ये पॉइंट स्पेसिफिकली, ये पॉइंट जो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पे किसने किया है, नॉन रेसिडेंट ने पे किया है। ओके, बट वो नॉन रेसिडेंट इस पैसे को फॉर यूज कर रहा है फॉर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया। ओके, इसलिए जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉन रेसिडेंट को जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये
टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, ये ध्यान रखना, ये दोनों केसेस में यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल होगा। पैथिस आर टैक्सेबल, पैथिस आर टैक्सेबल। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट इज पेबल बाय अ नॉन रेसिडेंट फॉर द लोन यूज्ड फॉर बिजनेस इन इंडिया, सच इनकम इज डीम्ड टू अक्रो राइज इन इंडिया, कंसिक्वेंटली सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ओके। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं। ये वाला जो पॉइंट्स है ना, इन डीम टू एक्रो राइज इन इंडिया, ओके, आपको ये वाले पॉइंट्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ओके, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। आ रही बात समझ? ठीक है, ऑलराइट। आपको अगर ये पॉइंट सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, या तो नॉन रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये बात एक बार दिमाग में रखना। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। रेसिडेंट के बाद, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, और उनको इंटरेस्ट मिला है या तो नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट मिला है, तो उस केस में इन सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो एक एडिशनल पॉइंट ही ध्यान रखिएगा, जितना एप्लीकेशन करोगे ना गाइज, आपके प्रोविजंस और क्लियर होंगे। मैं आपको 100% बोल देता हूं। ओके, सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से कोई मास्टर नहीं बन जाता है। ओके, मैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं क्रिकेट का। भाई कोच कितना भी अच्छा आपको समझा ले, सिखा दे, ओके, कितना भी अच्छा आपको गाइडेंस दे दे कि शॉर्ट पिच आए तो पुल को करने की कोशिश मत करो, उसको लीव करो, यहाँ आए तो उसको मार दो, उसको डिफेंड करो, ये बॉल को ऐसे करो, ये बॉल को वैसे करो, कितना भी अच्छा मास्टर आके भी आपको समझा देगा ना, बिना प्रैक्टिस किए आप डायरेक्टली मैच नहीं खेल सकते। वैसे ही बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हुए आप डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके प्रोविजंस और क्लियर होंगे। ओके गाइज, गॉट इट? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू अहेड। आगे लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, कनाडा में बिजनेस है, कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। ओके, ऑलराइट। 60% ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन कनाडा, तो रिसीव्ड इन इंडिया की बात नहीं आएगी। 40% रेमिटेड लिखा है, रिसीव्ड नहीं लिखा है, रेमिटेड लिखा है, तो रेमिटेंस में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल नहीं होंगे। ओके भाई, रेसिडेंट की अगर बात करें तो उनके लिए तो क्या है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। क्या है? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। ओके, तो ये 60,000 की अगर हम बात करेंगे तो 60,000 का पूरा 60,000 पूरा रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल ही होगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ना वो रिसीव्ड इन इंडिया है ना वो डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है। बिकॉज 40% जो रिसीव हुआ ही नहीं है, ये क्या क्या बोला गया यहाँ पे, रेमिट बोला गया है, रिसीव नहीं बोला गया है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एनआरआई। कहां से अमाउंट रिसीव हुई है? एनआरआई से। ओके, फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर हिज बिजनेस इन सिंगापुर। भाई सबसे पहले अगर रेसिडेंट की बात करें, करनी नहीं चाहिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी की बात ही नहीं करनी चाहिए, उनके लिए तो हमेशा क्या रहेगा, ये 8 लाख का 8 लाख टैक्सेबल। हम बात हमेशा किसके लिए करेंगे, नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अभी नॉन रेसिडेंट वाला भाई है जिसको ये मान लो कि नो हाउ का पैसा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पैसा मिला है। ओके, किससे मिला है? फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट। और वो नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया के बिजनेस में ये पैसा लगाता, इंडिया के बिजनेस में ये सर्विस को यूज करता ना, तो टैक्सेबल होता। बट ये यूज कहां कर रहा है, उसके बिजनेस इन सिंगापुर में यूज कर रहा है, तो उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा गाइस। ये 8 लाख नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। क्लियर? इट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एक तो 8 पॉइंट भी अच्छा था, एक आपका पॉइंट नंबर 5 भी अच्छा था। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 भी अच्छा था। ये सारे क्वेश्चन ही काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में ज्यादा ट्रिकी पॉइंट्स है जो हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी नहीं लिखा है, इंडियन कंपनी होता तो डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल, बट लिखा है फॉरेन कंपनी से। बट रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में। अब लो कर लो बात, रिसीव इंडिया में हो गया तो सबके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 25,000 दोनों के लिए क्या होगा, टैक्सेबल। ऑलराइट, ओके। पास्ट ईयर्स अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। भाई पिछले सालों की इनकम है, जब इनकम एक्रू हुई होगी तब टैक्स हो गया होगा, तो जब वापस लाएंगे, रेमिट करेंगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में दिया है, दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? बिकॉज अब लाए होंगे तभी टैक्स हो चुका होगा। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, देखो एग्जाम में इसको अप्रोच कैसे करना है, सिंपल। ओके, मैं तो बोलूंगा कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 5.1 5.2 का रेफरेंस हमें हर केस में दे देने का। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ ये दोनों इनकम टैक्सेबल होती है।
कौन सी दो इनकम? इनकम रिसीव डीम टू रिसीव इन इंडिया एंड इनकम अप्रूव अराइजिंग और डीम टू अराइज इन इंडिया। ओके, ये तो लिख ही लेने का और फिर सारी की सारी चीजें नोट्स में समझा देने की। ओके ऑलराइट, जितना आप नोट्स में समझा दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, पर ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में वो कर लेते हैं फटाफट से। ओके, बिकॉज सेम ही टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं काफी अटेम्प्ट से। तो भाई लिखा है सावित्री, सावित्री जिसकी एज 48 ईयर्स है, उनकी फॉलोइंग इनकम्स है। कौन कौन सी इनकम है? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंडन। लंडन में हमने प्रॉपर्टी लेट आउट किया। अच्छा, हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। अब प्रॉपर्टी कहाँ पे है? लंडन में। पैसा कहाँ क्रेडिट हुआ? सिंगापुर में। ओके, तो ना यहाँ पे एक्रू इन इंडिया है ना यहाँ पे रिसीव्ड इन इंडिया है। ओके, तो नॉन रेसिडेंट हो गया या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। क्या टैक्सेबल किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कितना अमाउंट? 3 लाख। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सैलरी इनकम इन सिंगापुर क्रेडिट हुई है यहाँ पे बैंक इन चेन्नई। अब चेन्नई के बैंक में क्रेडिट हुई मतलब डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो गया। रिसीव्ड इन इंडिया हो गया मतलब सभी के लिए टैक्सेबल है भाई। 7 लाख 7 लाख 7 लाख। बैंक इंटरेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ एफडी विद एसबीआई चेन्नई। भाई चेन्नई की एसबीआई ब्रांच में एफडी करा के रखा है, इंडिया में एक्रू हो रहा है। ऑलराइट, और रिसीव भी इंडिया में ही हो रहा है। सिंपल सी बात है, तो सभी के लिए क्या है? टैक्सेबल है। 1,20,000। ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनी से डिविडेंड है। कान बंद कर लो भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन कंपनी से डिविडेंड है तो ये डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा। सिंपल सी बात है, 17,000 सबके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। डिपॉजिट विद इंडियन कंपनीज, ये भाई ये भी एक सेम ही केस हो गया। भले तुम क्रेडिट कहीं पे भी कराओ भाई, डिपॉजिट इंडियन कंपनी में है ना, एक्रू इन इंडिया हुआ है भाई, ये इंडिया में एक्रू हुआ है, सभी के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए। ओके, क्रेडिटेड टू बैंक इन सिंगापुर। ओके, अब रॉयल्टी इनकम है भाई। भाई रेसिडेंट ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। 5 लाख के बारे में, ऑर्डिनरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के बारे में सोच लेते हैं। अब रॉयल्टी इनकम है तो भाई हमें ये सोचना है यूएसए मतलब नॉन रेसिडेंट। ओके, अब ये जो सर्विसेज है यूज कहाँ हुई है? अगर इंडिया में इनकी सर्विसेज यूज होती ना तो टैक्सेबिलिटी की बात आती, पर यहाँ पे कहीं लिखा है कि सर्विसेज इनकी यूज हुई इंडिया में वगैरह, सिर्फ लिख दिया क्रेडिटेड इन बैंक इन सिंगापुर। तो बेस्ट केस तो यही मानेंगे कि ये कोई इंडिया के लिए सर्विसेज, इस रॉयल्टी का जो भी रॉयल्टी जहाँ पे भी प्रोवाइड हुई है वो इंडिया में नहीं हुई है, ऐसा मान के हम दोनों को टैक्सेबल नहीं मानेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, बिकॉज नॉन रेजिडेंट जब पे कर रहा है तब मेनली यही होना चाहिए कि रॉयल्टी इंडिया में यूज हुई हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कोई कहीं नहीं है इंडिया में यूज हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं? इट इज नॉट टैक्सेबल। बट ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए इसके लिए टैक्सेबल। इज दैट क्लियर गाइस? सो कीप सिंपल एज इट इज, सिंपल रखो चीजों को। 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पढ़ लेने का डायरेक्ट पहले, सबसे पहले क्या लिखा है? डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ विजय। विजय का पहले रेसिडेंशियल स्टेटस भी हमें डिटरमाइन करना है और उसकी टोटल इनकम भी कंप्यूट करनी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बॉर्न एंड बॉटअप एट चेन्नई, वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के चला गया था, सॉरी एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के गया इंडिया। कब छोड़ के गया? 20 अगस्त 2019 को। ओके, 20 अगस्त 2019 को गया। अब वापस रिटर्न आया इंडिया में कब? 5 जून 2023 को, और एबीसी लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब इंडिया को रिटर्न कर गया। हमें तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाने का भाई, स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 6(1) चेक करेंगे। सेक्शन नंबर 6(1) की सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? 182 डेज और मोर। तो भाई ये देखो, ये जून में आ गया है, 5 जून में ही आ गया है। और 2023-24 को अगर देखा जाए ना, 4 से डिविजिबल वाला ईयर है, तो ये लीप ईयर है। 366 डेज होंगे इसमें। कितने डेज होंगे? 366 डेज। तो एक काम करते हैं, 366 दिन में से अप्रैल के दिन 30 दिन माइनस कर देते हैं, मई के 31 दिन माइनस कर देते हैं, और जून के 4 दिन से माइनस करोगे। 5वां दिन तो इंडिया में था ही वो। ठीक है, इनको माइनस करते हैं तो सिंपली भाई आराम से 182 डेज और मोर का ही कैलकुलेशन आने वाला है, प्लस के आने वाला है। तो सेक्शन 6(1) फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है, 1A के हिसाब से हो रहा है, सी को सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। इज दैट क्लियर? एप्लीकेबल है या नहीं है? भाई 6(1) सी जो है ना, वो अगर इंडिया को छोड़ के जाता है ना इस साल,
तो वहां पे जो एक्सेप्शन थे वो अप्लाई होते हैं। ये तो इंडिया में आ रहा है गाइस, इज इट क्लियर? वो मत सोचने बैठना आप लोग, लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ओके अब रेसिडेंट तो हो गया, अभी भी तो डिफाइन करना है ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए हमें दो कंडीशन और चेक करनी पड़ती है। लास्ट 10 सालों में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। लास्ट 10 साल भाई ये 2019 को ही छोड़ के गया है। लास्ट 10 साल तो आराम से अपन अभी 23-24 का देख रहे हैं ना, 14-15 तक। 14-15 में इंडिया में था, 15-16 इंडिया में था, 16-17 इंडिया में था, बिकॉज वो बॉर्न एंड बॉटम भी चेन्नई में हुआ है, पहली बार ही छोड़ के गया ये। इज दैट क्लियर? तो आराम से 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स तो आराम से ये रेसिडेंट होगा ही होगा। तो एक कंडीशन तो हो गई सकती है। दूसरा कंडीशन क्या है? 730 दिन या उससे ज्यादा। तो वो चेक करते हैं लास्ट 7 सालों में। लास्ट 7 साल कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर के हिसाब से चेक करते हैं। 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17। भाई देखो ये 2019 को यहाँ छोड़ के गया, तो यहाँ तो इंडिया में था, यहाँ इंडिया में था, यहाँ इंडिया में था। 365 इधर, 365 इधर, 365 इधर, आराम से 730 दिन उससे ज्यादा तो हो ही गया भाई यहाँ पे। ओके, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। उसके लिए सारी ग्लोबल इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी। सारी की सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है गाइस। ओके, आप चेक कर लीजिए। ग्लोबल इनकम सबका टोटल 17.5 लाख आ रहा है क्या? 9, 2, 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15, 16, 16, 70, 16, 70 और 80 को ऐड कर दो, हो गया 17,50,000। ओके, इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, इसलिए कुछ देखा भी नहीं है अपन ने। हाँ, रेमिटेंस होता तो एक बार देख लेने का, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 20, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। ओके गाइस, तो 21 में क्या लिखा है? मिस मीना, ये ब्रिटिश सिटीजन है बट इंडिया का ओरिजिन है, ध्यान रख लेना। केम टू इंडिया ऑन 1/10/24 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31 March 25। ओके, शी वॉज ऑल्सो इन इंडिया फ्रॉम 3 September 2019 टू 15 फरवरी 2023। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर असेसमेंट। ये सारी डिटेल्स दी। इनकम गिवन अबव आर कंप्यूटेड आफ्टर कंसिडरिंग एलिजिबल डिडक्शंस। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है किसका? मिस मीना का, 25-26 असेसमेंट ईयर के विद प्रॉपर रीजंस एंड कंप्यूटर टोटल इनकम। तो भाई डिटरमाइन कर, एक एक करके चलने का। सबसे पहले सेक्शन 6(1), ये इंडिविजुअल है, ठीक है, मिस मीना इंडिविजुअल 6(1) लगेगा। 6(1)A चेक करते हैं, करंट ईयर का जो स्टे है वो कितना दिन का है। अक्टूबर के सारे दिन गिने जाएंगे गाइस, 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन 2025 आ रहा है, और 31 दिन। अगर हम इनको ऐड करें 3, 6, 180, 180, 2, 3, 4, 182 डेज एग्जैक्ट हो रहा है गाइस, 182 डेज एग्जैक्ट हो रहा है। तो भाई ये तो पहले कंडीशन में रेसिडेंट 81A ही सेटिस्फाई हो गया इसका, सॉरी 61A ही सेटिस्फाई हो गया इसका। ओके, 61C में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो उसके लिए हम करंट ईयर का, करंट एक तो सॉरी, सबसे पहले तो लास्ट 10 सालों में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसके लास्ट 10 साल, जैसे इसका प्रीवियस ईयर 24-25 था, तो लास्ट 10 साल इसका एंड स्टार्ट हो रहा होगा सबसे लगभग 15-16 से। ओके, और बोला गया है कि 2019 3 सितंबर 2019 से लेकर 15 फरवरी, मतलब देखा जाए तो 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, इतना टाइम वो इंडिया में थी। बट अगर ये वाला टाइम गिने तो 3 सितंबर 2019 से थी। सितंबर के 30 दिन माइनस 2 दिन, तो 28 दिन सितंबर के, 28 सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जन फेब मार्च। ओके, इसके 365, इसके 365, तो ये दोनों साल में तो रेसिडेंट हो ही गई। लास्ट 10 में से 2 साल तो ये रेसिडेंट ही हो गई, और इन सबको अगर ऐड करेंगे आराम से 730 दिन या उससे ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। तो ये तो भाई क्लासीफाई हो रही है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप गिन सकते हो आराम से। ओके,
इसका स्टे ड्यूरिंग 182 डेज और मोर हो गया। ऑलराइट, लास्ट दोनों साल में कोई भी 2 साल और ये 730 दिन वाला दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और 100% उसकी जितनी भी इनकम होगी, ग्लोबल इनकम, वो टैक्सेबल होगी। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव्ड इन लंडन, रेमिटेंट, ये रेमिटेंस नहीं होगा टैक्सेबल, बिकॉज जब रिसीव हुआ होगा तभी टैक्सेबल हो गया। ओके, ये वाला रेसिडेंट रेमिटेंस जो है टैक्सेबल नहीं है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन में है, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम है गाइस, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। इज दैट क्लियर? ओके, ग्लोबल इनकम हो जाता है तो एकदम सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इससे रिसेंट एग्जाम में जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट भाई नरेश है, जिसका उम्र 35 साल का है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये चेक करना है हमें रेसिडेंट ऑर्डिनरी के हिसाब से और नॉन रेसिडेंट के हिसाब से। नॉट ऑर्डिनरी है, चलो ठीक है। रेंट इनकम रिसीव हुई है जर्मनी के बैंक अकाउंट, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है, जर्मनी में ही है। तो सिंपल सी बात है भाई, ना ये रिसीव्ड इन इंडिया है ना एक्रू इन इंडिया है, तो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस इन इंडिया दोनों के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका रिसीव्ड इन श्रीलंका, तो इस केस में भी क्या है, एक्रू इंडिया में नहीं है, रिसीव्ड इंडिया में नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, इस भाई के लिए तो रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनरी के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। सेविंग बैंक अकाउंट जर्मनी में है, तो भाई एक्रू इंडिया में नहीं है, रिसीव्ड इंडिया में नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, रेसिडेंट के लिए सब टैक्सेबल। रॉयल्टी फ्रॉम बीएचआई इंडियन कंपनी है, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट डिजाइन टू बी यूज्ड इन इटली रिसीव्ड इन जर्मनी बैंक अकाउंट। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी के लिए तो ये टैक्सेबल होगा ही होगा, बिकॉज ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। अगर यहां पे हम नरेश जो है ये नॉन रेसिडेंट होता, तो ये जो केस फॉल कर रहा है, ओके भाई रेसिडेंट जो है वो पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, इसके लिए रॉयल्टी पे कर रहा है, बट ये रेसिडेंट जो रॉयल्टी यूज हो रही है ना, ओके वो एक डिजाइन के लिए यूज हो रही है जो इटली में है। कहां पे है, इटली में, मीन्स इट इज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। तो ये नॉन रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। रेसिडेंट के लिए तो हमेशा टैक्सेबल, बट नॉन रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल होगा ये। ओके, ऑलराइट, एंड लास्ट कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, सेल ऑफ शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इन इंडिया है, दोनों के लिए टैक्सेबल। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आया होगा, बट इट रिक्वायर्स मोर सच प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चंस की तो और ये पक्का हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके, ऑलराइट, सो एग्जाम ओरिएंटेड जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए। आई होप ये सेशन आपके लिए इंपैक्टफुल एंड हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।